हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 9th का कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर फेमिलियर विद ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? अभी जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे किसी चीज़ को ऊपर फेंकना या किसी चीज़ का नीचे गिरना, हम उसको कह सकते हैं कि ये अंडर ग्रेविटेशन हो रहा है। अभी ग्रेविटेशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। दो टर्म मैं आपको समझाऊंगा। पहला है ग्रेविटी और दूसरा है ग्रेविटेशन। कि ये ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इसको आप समझ जाओगे देन आपको पूरा क्लियरली ये चैप्टर समझ आएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? अगर अर्थ किसी चीज़ को अपनी ओर पुल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, जैसे आपने एक बॉल मान लो ऊपर फेंक दिया, बॉल नीचे आ गया, तो उसको कौन पुल पुल कर रहा है? उसको अर्थ पुल कर रहा है। तो आप उसको बोलेंगे कि ये ग्रेविटी फोर्स है। ओके, और अगर अर्थ के ऊपर, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, अगर अर्थ के ऊपर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट अगर कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये डिफरेंस है। देखो, ग्रेविटी है केवल अर्थ किसी चीज को पुल कर रहा है अगर, तो वो ग्रेविटी है। और अगर अर्थ पे कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशन है। सो दिस इज अ माइनर माइनर यू कैन से difference between gravity and gravitation. Okay, so I hope you are done with gravitation. Now moving to the next slide. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको बोलते हैं? सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो इसको हम लोग कभी कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो आप अभी डेफिनेशन से देख सकते हो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, सो देखो दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और एक और ऑब्जेक्ट है बी। तो ये दो ऑब्जेक्ट जो है मान लो यूनिवर्स में कहीं पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिस फोर्स से दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मान लो ए का मास है कैपिटल एम और बी का मास है स्मॉल एम, तो ये फोर्स जो होगा वो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। दूसरा पॉइंट इसी का है कि ये जो फोर्स होगा ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखो, ये है डी, तो आप लिख सकते हैं 1/d का स्क्वायर। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। अगर मैं इनको मिटाकर अगर सही से लिखूं एक लाइन में, तो आप देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम, और जो दूसरा इक्वेशन हमारा है f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, और जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंबाइन करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल M इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा आपके सामने सिनेरियो आ जाएगा। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कहीं पे भी हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो अब एक सवाल है, मैं आपको शायद पहले भी बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी हटने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी है ए और एक दूसरी क्वांटिटी है बी, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी दिया हुआ है मान लो, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास के, ए इक्वल टू के बी, और यहाँ से अगर आप के का वैल्यू लिखोगे तो ये आप लिख सकते हैं बी बाई ए। ओके, सो ये के बेसिकली क्या बता रहा है? दो गिवन क्वांटिटी के बीच का रेशियो बताता है। तो आप इस चीज़ से समझो कि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटने के बाद कोई भी कांस्टेंट जो आता है वो दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो बताता है। ओके, उनके बीच का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर था हमारे पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट क्या आएगा आपका? ये आएगा एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एंड दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये कैपिटल जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर।
ओके। सो ये जी के बारे में तो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप बस अभी इतना समझो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स, देखो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स वो क्या आया, एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ओके, अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे करता, यहाँ पर एक मास ले लेता m1 और एक दूसरा मास यहाँ पर मैं ले लेता m2, इन दोनों के बीच का अगर फोर्स आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे बताओ? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो आप कहोगे एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये है बेसिकली आपका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ओके, सो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको आसानी से यहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं अब आसानी से। ओके, अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि बताओ ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है अर्थ पे और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, तो वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आता हुआ हमें क्यों नहीं दिखता है? अगर मान लो किसी एक रूम में दो बेंच रखे हुए हैं या कोई डेस्क रखा कुछ भी रखा हुआ है, तो वो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहा है ऐसा अट्रैक्शन? तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये फोर्स जो है बहुत 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 छोटा होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, आप इसको देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखो m1 m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो भी आए, आप g का वैल्यू जो होता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो ये वैल्यू कितना छोटा है, आप ध्यान से देखो ये वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और ये वैल्यू के छोटा होने की वजह से किसी भी छोटा वैल्यू से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना? तो ये पूरा फोर्स जो है बहुत बहुत कम आता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल आता है। ठीक है, सो इसीलिए ये दो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कुछ इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हम लोग समझते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। Yes, of course, there is the only cause, gravitation is the only cause that binds us to the earth. Okay, the next point is the motion of the moon around the sun, around the earth. moon का जो मोशन है अर्थ के आसपास, वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से ही है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, पूरा जो अपना सोलर सिस्टम है वो पूरा सोलर सिस्टम इस तरह से कॉम्बाइन है, अलाइन है, आप देख तो ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही है। चौथा जो पॉइंट है द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। आपको पता होगा जब मून ज़्यादा अर्थ के क्लोज आता है, जब, ठीक है, जिस टाइम वो क्लोज आता है तो टाइड्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं सी में, ओशियन में, तो इसका भी कारण क्या है? ग्रेविटेशन है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए और ये चारों पॉइंट्स आप पहले से भी जानते थे। ओके, और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं, लॉज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करा हम लोगों ने। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।